यदि आप बिहार बोर्ड से कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम हल करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 11th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है कविता का परख, इसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कविता की परख शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। सारा का सारा हिट क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्लास 11 का फाइनल एग्जाम में भी सारा का सारा मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884 को। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए चैप्टर 2 है हिंदी का क्लास 11th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 3 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था बस्ती उत्तर प्रदेश में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, अर्थात कि रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1941 को हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था 2 फरवरी 1941 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 5 नंबर क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल के माँ का क्या नाम था। तो रामचंद्र शुक्ल के जो माँ का नाम था, माता का नाम था, उसका राइट आंसर हो जाएगा विभासी देवी। क्या हो जाएगा? विभासी देवी इस करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है विभासी देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबली शुक्ल। क्या था? रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी थे उसका नाम था चंद्रबली शुक्ल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सारा का सारा चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम क्लियर करा रहे हैं क्लास 11th का। चलिए हिंदी का देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कविता की परख शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। कविता की परख क्या है? तो ये निबंध है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता की परख एक निबंध है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दिया गया है। डी हो जाएगा कविता की परख निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा हम जूम कर दिए हैं, और क्वेश्चन कहता है कविता की परख शीर्षक पाठ किस पुस्तक से संकलित है। तो ये किस पुस्तक से संकलित है? तो चिंतामणि भाग 3 हो जाएगा, यहाँ से लिया गया है ये कविता की परख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि भाग 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया। बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने किया है बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है इसका अनुवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कविता की परख, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा आप लोग बिल्कुल गौर से देखिएगा। कविता की परख सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है तो कविता की परख जो होता है ये कब प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन कहता है किसी कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो किसी भी कविता का मुख्य उद्देश्य होता है हृदय पर प्रभाव डालना, जो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी साहित्य का इतिहास गोस्वामी तुलसीदास और जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है। ये सब रचना है किसकी? तो रामचंद्र शुक्ल जी की, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लियर कराने वाले हैं क्लास 11th हिंदी चैप्टर 2 का कविता का परख का। चलिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो मधुर स्रोत भी है, भ्रमर गीत सार भी है, कविता की परख भी है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है, जो डी ऑप्शन में मौजूद है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गीतावली किसकी रचना है। देखिएगा यहाँ पर जूम कर रहे हैं आपको। गीतावली किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास की रचना है गीतावली। किसकी? तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है गीतावली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन कहता है सोहत श्याम जलद मृदु मृदु धोरत धातु रंग मगे किसने लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तुलसीदास जी ने लिखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है
जो जनतेऊ बन बंधु बिछेऊ, पिता वचन मनतेऊ नहीं, ओहू किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है, तुलसीदास जी ने ही लिखा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारा का सारा हिट क्वेश्चन है जो सेम टू सेम आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट नंबर 17, आंख के लिए कौन सा उपमा सही है? आंख के लिए कौन सा उपमा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीन, खंजन, कमल, ये तीनों उपमा आंख के लिए सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहता है किस पाठ में आया है, जिसने हारमोनियम बाजा न देखा हो उससे कहना अजीब व संदूक के समान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता की परख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कविता की परख में आया है, ये बात कविता की परख में लिखा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कविता का परख के लेखक कौन है? इसके लेखक आप लोगों को जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी है कविता के परख के लेखक, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए इसका राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहता है भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? तो भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। भ्रमर गीत सार किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कविता की परख का संपादन किसने किया था? कविता की परख के रचयिता कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी, लेकिन इसका संपादन किसने किया था? संपादक थे नामवर सिंह। नामवर सिंह ने 1983 में इसका संपादन किया था, कविता की परख का 1983 ईस्वी में यहाँ पर नामवर सिंह जी ने इसका संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कविता का उद्देश्य क्या होता है? तो कविता का उद्देश्य होता है हृदय पर प्रभाव डालना, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपमा क्या है? उपमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य की स्थापना। दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य की स्थापना को उपमा की संज्ञा दी गई है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में मौजूद है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कहता है कविता की परख किसके लिए लिखा गया है? तो कविता की परख मूल रूप से हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर ग में मौजूद है, यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ग में मौजूद है हाई स्कूल के छात्रों के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा इतना ही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 2 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था क्लास 11 का हिंदी का सभी मैंने ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर करा दिया है। ऑब्जेक्टिव आप चैप्टर 2 में आप लोगों का नहीं बचा है, चैप्टर 3 का भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सारे का सारा चैप्टर का आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का, जी हाँ ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों को सभी का सभी सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा, वहां पर जाके भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।